हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल शबिस्ता नफीस पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ शेरशाह सूरी के बारे में। उससे पहले नेक्स्ट जो मुगल एम्परर में मैं पूरी प्ले लिस्ट में देखेंगे तो उसमें मैंने पूरे मुगल डायनेस्टी के जितने शासन थे उसके बारे में बता दिया है। बाबर के पूरे डिस्कस कर दिए जितने युद्ध हुए थे, और हुमायूं के मतलब क्या क्या कठिनाई थी उसके बारे में मैंने पूरा बता दिया है। तो देखिए, शेरशाह सूरी के बारे में बात की जाती है तो शेरशाह सूरी मतलब बाबर के हुमायूं के शासनकाल के बीच में आया है। वो आप उस वीडियो में देखेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए, 40 से 45 ईस्वी तक में ये शेरशाह सूरी का शासनकाल रहता है। और क्यों रहता है? चौसा का युद्ध होता है, चंदेरी का युद्ध होता है, जिसमें बाबर पराजित हो जाए, जिसमें सॉरी हुमायूं पराजित हो जाता है। तो वो एक मतलब एक नदी में कूद जाता है जिसे एक भिश्ती ने बचाया रहता है। तो जब 1545 ईस्वी में शेरशाह की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद 1555 ईस्वी में तब हुमायूं फिर से आता है। तो वो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लीजिएगा उसकी मतलब क्या क्या कठिनाइयों के सामना करना पड़ा था। तो देखिए, उसके बाद ये बीच में जो ये बात आती है तो शेरशाह सूरी तो शूरवंश यहाँ पे स्थापित हो जाता है। तो देखिए, 1540 ईस्वी से 45 ईस्वी तक किसका शासनकाल था? तो शेरशाह सूरी का था, शूरवंश का था। तो इसके देखिए, मैंने एकदम शॉर्ट क्वेश्चन बताए हैं जो नॉर्मली मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, शेरशाह सूरी के पिता का क्या नाम था? तो देखिए, फरीद फरीद खां नाम था। शेरशाह सूरी के पिता का नाम फरीद खां था। तो शेरशाह का बचपन का क्या नाम था? तो शेरशाह के बचपन का नाम था फरीद। तो देखिए, फरीद था। तो इस वजह से शेरशाह को शेर खां की उपाधि क्यों दी गई थी? क्योंकि शेर को मार डालने के कारण शेर खां की उपाधि दी गई थी। तो शेर शाह द्वारा लड़े गए दो युद्धों के बारे में बताइए जो मैंने अभी बताया है। चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध हुआ था। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था और कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। तो इस वजह देखिए, ये दोनों युद्धों में शेरशाह सूरी विजयी होता है और हुमायूं पराजित हो जाता है। देखिए, इसमें सबसे डिफरेंस क्या रहते हैं? तो बाबर जो आता है वो युद्ध प्रिय मतलब रहता है। तो वो 4 युद्ध जितने भी लड़े थे वो सब जीत जाता है, लेकिन उसका पुत्र केवल 2 ही युद्ध होते हैं जिसमें शेरशाह सूरी जीतता है। दोनों युद्ध बाबर हार जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए, शेरशाह सूरी द्वारा बनवाई गई 2 इमारतों के नाम है। तो सहसा राम का मकबरा। तो इससे क्या पता चलता है? देखिए, सहसा राम का जो मकबरा है ये किसका है? तो ये शेरशाह सूरी का है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? यहाँ पे ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है। तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो बिहार में सहसा राम में, इसी का मकबरा की बात हो रही है। तो इसी ने बनवाई थी। और पहला पहला ये था सहसाराम का मकबरा, और दूसरा है रोहतगढ़ का किला। इसने 2 ये इमारतें बनवाई थी। तो शेरशाह द्वारा बनवाई गई 2 सड़कों के नाम बताइए। तो देखिए, सुनार गांव से सिंधु तक था और आगरा से बुनहार तक था। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन पे भी एग्जाम में बहुत ही नाम कम ही बातों में मैंने पूरा डिस्कस कर दिया इसके बारे में। तो देखिए, शेरशाह का जन्म कहाँ और कब हुआ था? तो शेरशाह का जन्म 1886 ईस्वी में हुआ था। सहसाराम बिहार में हुआ था। देखिए, जहाँ ये पैदा हुए थे यही इनकी क्या नाम है, यहीं पे उनको दफनाया भी जाता है। तो मकबरा भी इनका यहीं पे बनता है। तो शेरशाह की सफलता के 2 कारण बताइए। तो देखिए, शेरशाह महान सेनानी था और संगठन करता था। तो देखिए, सूर साम्राज्य के पतन के 2 कारण क्या थे? तो देखिए, शेरशाह की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है और योग्य उत्तराधिकारी का अभाव रहता है। देखिए, शेरशाह सूरी की मतलब अचानक मृत्यु हो जाती है। उसे युद्ध के दौरान युद्ध तो लड़ लेता है, लेकिन युद्ध के बाद उसे मतलब अचानक इसकी मृत्यु हो जाती है। और दूसरा ये रहता है, जब शेरशाह की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं आते। इस वजह से शेरशाह सूरी का मतलब जो सूरवंश था उसकी पतन हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह अकबर का अग्रगामी था, यानी लोग शेरशाह को मतलब अग्रगामी उसी का मतलब दूर देते हैं। तो 2 कारण मतलब में से क्या बताएं? तो देखिए, शेरशाह के भांति अकबर ने भी लोकहित कार्य किए थे और भूमि प्रबंध की व्यवस्था थी, इसलिए उसे अकबर का अग्रगामी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो देखिए, शेरशाह भी मतलब जो शेरशाह के भांति अकबर ने भी लोकहित कार्य किए थे और भूमि प्रबंध की भी व्यवस्था की थी। इसी वजह से उसको अकबर का अग्रगामी कहा जाता है। तो शेरशाह की भूमि व्यवस्था की 2 विशेषताएं बताई। भूमि की पैमाइश कराई थी और भूमि का वर्गीकरण किया था। तो शेरशाह द्वारा किए गए 2 लोकहित कार्यों के बारे में बताइए। तो सड़कों का निर्माण किया था और डाक व्यवस्था को सुनिश्चित किया था। तो
यहाँ पे हो जाता है। तो देखिए उसके बाद लघु उत्तरी क्वेश्चन की बात की जाए तो शेरशाह और हुमायूं के मध्य लड़े गए दो युद्धों के बारे में अगर बताया जाए तो देखिए दो युद्ध अभी मैंने पीछे ही बता दिया था। चौसा का युद्ध हुआ था और कन्नौज का युद्ध हुआ था, जिसमें वो बाबर पूरी तरह से जो हुमायूं था वो पूरी तरह से हार गया था। तो इस वजह से देखिए दो युद्ध के बाद में उसमें थोड़ा ज़्यादा छोटा था। आप लोग इसमें इसमें आप लोग ये बढ़ा के लिख भी सकती हैं कि मतलब दो युद्ध हुए थे, जिसमें इस बीच में दो युद्ध शेरशाह सूरी के काल में दो युद्ध हुए थे, चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध हुआ था। इसमें इस दोनों युद्ध में शेरशाह सूरी विजयी हुआ था और हुमायूं पराजित हो गया था। इससे इससे भी थोड़ा सा मतलब आप लोग बढ़ाकर भी लिख सकते हैं तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा और नंबर भी अच्छे मिल सकते हैं। तो देखिए शेरशाह के दो सैनिक सुधार के बारे में किया गया था। देखिए सैनिकों की हुलिया लिखने की व्यवस्था की गई थी और घोड़ा दागने की व्यवस्था की गई थी। तो शेरशाह द्वारा की गई भूमि व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताएं तो देखिए भूमि व्यवस्था के बाद शेरशाह द्वारा राजस्व व्यवस्था एवं भूमि प्रबंध क्या थी। देखिए शेरशाह ने पहले भूमि प्रबंध में अनेक दोष व्याप्त थे, अतः शेरशाह ने इन दोषों को दूर करने के लिए अपनी नई भूमि व्यवस्था प्रारंभ की थी। ये सुधार व व्यवस्था इस प्रकार थी। तो देखिए क्या थी। तो सर्वप्रथम उसने राज्य के संपूर्ण भूमि सिकंदरी गज का प्रयोग करके नपवाई थी और फिर भूमि के तीन श्रेणियों यानी उत्तम श्रेणी, उसके तीन श्रेणी में उसने भाग किया था। तो उत्तम श्रेणी, मध्यम श्रेणी और निम्न में मतलब निश्चित की थी। तो भूमि पर लेने के तीन मतलब भूमि के जो कर थे उसको लेने के लिए तीन प्रणालियां भी निश्चित की गई थी। तो भूमि कर के तीन प्रकार थे। तो देखिए क्या थे। फसल के अनुसार लगाना था और लगान आदि आदि के लिए व्यवस्था करने के उत्तराधिकार के वेतन के लिए जारीबाना एवं महासिलाना के रूप में कर देना था। तो देखिए जहाँ क्या था। तो एक तो फसल के अनुसार लगाना था और लगान आदि की व्यवस्था के लिए व्यवस्था करने वाले उत्तराधिकारी के वेतन के लिए जारीबाना और महासिलाना के रूप में कर देना। और तीसरा रहता है कि पैदावार यानी पैदावार का एक मतलब 21/2 में अकाल बाढ़ आदि संकटकालीन परिस्थितियों हेतु जो गल्लाओं के था उसे जमा करना पड़ जाता था। तो देखिए शेरशाह किसानों पर उपज और भूमि की श्रेणी के अनुसार भूमि कर लगाता था और शेरशाह ने किसानों को भूमि के काबुलियत यानी पट्टे और दिलवाकर उन्हें भी स्थायी स्वामी बना दिया और उसे जमीन प्रथा के संबंधित दोषों को समाप्त कर दिया था। तो उसने राज्यों से संबंधित ये कार्य किए थे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें और चैट सेक्शन में ज़रूर बता दिया करिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।